Friends, welcome to EduTab. So today is the third lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL, and our agenda will be to complete the regulation of interest rates and money market instruments. काफी सारी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से सुनते चले जाना एंड यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, एक छोटी सी बात मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए हैं। सो इफ यू वांट टू एक्सेस इट, तो डू क्लिक टू अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे एक पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। नाउ दीज फ्री ई बुक्स कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड सिलेबस। करना क्या है, जस्ट फिल योर नेम, email ID, WhatsApp number, what describes you the best, year of exam attempt, and tick in this check box. तो वो फ्री बुक्स डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। बाकी हम कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, सो डू स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बातें बहुत हो गई, अब क्या हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें? आपका हुक्म सर, आंखों पे। देखो, रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एग्जाम के लिए यह टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो क्या यह लेक्चर आप एकदम ध्यान से सुनोगे? हाँ सर, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जो बोलोगे एकदम पूरी निष्ठा से उसको हम लोग पालन करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने का पावर या इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी आरबीआई को मिली है अंडर सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। अब अगर हम लेंडिंग रेट रेजिम्स के इवैल्यूएशन पे थोड़ा अगर ध्यान देना, तो 1973 में था प्राइम लेंडिंग रेट, ये लगभग 30 साल तक चला। फिर 2003 में आया बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। फिर 2010 में इसे रिप्लेस करके बेस रेट आ गया। फिर 2016 में एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और 2019 से लेके आज तक ईबीएलआर चल रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। सो पीएलआर, बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर, ईबीएलआर, हर एक के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट जब बात एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट की होगी, तो यह हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम लेंडिंग रेट? जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो भावतोल करते हैं ना, बस कुछ वैसा ही कंसेप्ट है पीएलआर का। मैं बैंक के पास गया एंड आई सेड कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। बैंक वाला बोलता है कि सर हम 15% ब्याज लेंगे आपसे। मतलब 15%? इतना हम नहीं दे सकते, 10% में डन करना है तो बोलिए। तो बैंक वाला बोलता है सर थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ना आपकी ना मेरी, 12% में डन करते हैं। यही होता है प्राइम लेंडिंग रेट, कि अंडर द पीएलआर सिस्टम ईच बैंक, हर एक बैंक के पास ये डिस्क्रिशन है टू सेट इट्स ओन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स which was typically based on the cost of funds and other factors. एचडीएफसी बैंक के पास जब मैं लोन के लिए गया तो उसने कहा 12% में डन हुआ। सिमिलरली समझ लो कि कोई दूसरा कस्टमर एक्सिस बैंक के पास जाता है तो वो भी लोन लेगा, वो बोलता है 11% मुझसे लोन मिल गया। तो हर एक बैंक का डिस्क्रिशन है टू सेट इट्स ओन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो कि टिपिकली बेस्ड था ऑन द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड अदर फैक्टर्स। और ये समझाने की दरकार नहीं है कि इश्यूज जो इस सिस्टम में थे वो था लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लाइक एचडीएफसी बैंक मेरे को 12% में लोन दे रहा है, मेरे फ्रेंड को 11% में, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन दिख रहा है आपको? नहीं। ओके। नाउ क्योंकि पीएलआर सिस्टम में कुछ इश्यूज थे, कुछ गड़बड़ियां थी, इसलिए 2003 में
बीपीएलआर लाया गया. सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2003. अब ये कंसेप्ट क्या है, देखिए कि दिस इज द रेट जो बैंक चार्ज करेगा अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर से. लाइक अगर मैं कभी डिफॉल्ट नहीं करता, ईएमआई का पेमेंट टाइमली कर देता हूं, तो क्या बैंक के लिए मैं एक बहुत वैल्यूएबल ग्राहक हुआ या नहीं हुआ? जी हां. तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन देते हो अपने मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज बीपीएलआर. सो द मिनिमम इंटरेस्ट रेट, मतलब ये जो मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर को जिस रेट में बैंक लोन देता है ना, उस इंटरेस्ट रेट को हम मिनिमम इंटरेस्ट रेट कहते हैं. एंड इट विल बी ओनली डिक्लेयर्ड एज बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट. पढ़िए. सिंस डिफरेंट बैंक चार्ज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स टू देयर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स, तो बीपीएलआर डिफर करेगा फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. लाइक एचडीएफसी बैंक के लिए मैं उनका वैल्यूएबल कस्टमर हूं, एक्सिस बैंक के लिए मेरा फ्रेंड उनका वैल्यूएबल कस्टमर है. तो क्या डिफरेंट बैंक चार्ज करेंगे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्दी ग्राहक? यस. सो बीपीएलआर डिफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. अब आरबीआई ने ये जब सिस्टम लाया तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बैंक लेंड नहीं करेगा बिलो देयर डिक्लेयर्ड बीपीएलआर. बैंक जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट डिक्लेयर कर रहा है ना, उससे नीचे वो लोन देंगे ही नहीं. आरबीआई को ऐसा लग रहा था, which would bring transparency, standardization and discipline to the lending process. However, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उम्मीदों पर पूरा पानी फिर गया when they came to know कि by 2010 2010 का एक रिपोर्ट निकला था, उसमें 77% of the bank lending was below the BPLR. समझ पा रहे हो? आरबीआई was expecting कि बैंक बीपीएलआर से नीचे लोन देगा ही नहीं, लेकिन 2010 का जो रिपोर्ट था वो कुछ उल्टा ही बताया कि 77% जो बैंक लैंड कर रहा है इट वाज बिलो द बीपीएलआर. तो क्या अब इस लेंडिंग रेट की क्रेडिबिलिटी जिंदा रही? नहीं. क्या इसे भी चेंज करने का दरकार है? नहीं. यस. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेस रेट और एमसीएलआर सिस्टम लाया गया. सो वी आर थ्रू विथ प्राइम लेंडिंग रेट एंड बेंचमार्क लेंडिंग रेट. अब बेस रेट और एमसीएलआर को अगर आपको समझना है ना, तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में बैठाना होगा. क्या बैंक का मेजर काम लोन देने का है? यस. अब वो लोन देगा कहां से? उसके लिए तो पैसे चाहिए ना. तो पैसे कहां से मिलेंगे? तो हम कस्टमर जाते हैं, अपना सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं. तो एक सोर्स जो बैंक के पास पैसे का है वो है थ्रू सेविंग्स करंट अकाउंट. क्या इस पे ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो दैट ब्याज इज कॉस्ट टू बैंक. ये हो गई पहली बात. अच्छा, बैंक को और लोन कहां से मिल सकता है? क्या वो बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द अदर बैंक्स आरबीआई? यस. तो अब इन्हें भी तो ब्याज देना पड़ता है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं. सो द रेट एट विच द आरबीआई lends money to other banks for short term needs is called as repo rate. तो बैंक के पास पैसे दो तरीके से आए. एक तो उन्होंने बोरो कर लिए फ्रॉम अदर बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा कस्टमर्स ने डिपॉजिट करवाई. और दोनों ही केस में इंटरेस्ट कॉस्ट तो भैया लगता ही है. ठीक है. अब अगर मैं बेस रेट और एमसीएलआर को कंपेयर करूं, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि बेस रेट के कैलकुलेशन में केवल और केवल डिपॉजिट्स को अकाउंट किया जाता है, ओनली डिपॉजिट्स. बट एमसीएलआर के कैलकुलेशन में आप डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स दोनों लेते हो. अब सिंस यहां पे मतलब बेस रेट में क्योंकि आप सिर्फ डिपॉजिट्स की बात कर रहे हो, तो क्या रेपो रेट रिलेटेड कुछ भी यहां पे आएगा? नहीं. बट एमसीएलआर में सिंस यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ डिपॉजिट एंड बोरोइंग,
तब तो भैया रेपो रेट आना ही आना है। So base rate calculation takes into account four parameters: cost of funds, minimum rate of return, cost of maintaining CRR and operating expenses to run the bank. But MCLR के कैलकुलेशन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, जिसमें डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स दोनों आ जाएंगे। टेनोर प्रीमियम, ये टेनोर प्रीमियम कहां से आया? आज अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन दे रहा है, तो वो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करेगा ना टेन्योर पे, कि अगर लोन का टेन्योर बहुत ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट्स होगी, अगर लोन का टेन्योर कम है तो अकॉर्डिंगली उसकी इंटरेस्ट रेट्स होनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, टेन्योर प्रीमियम, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द बैंक। तो यहां पे देखो ये तीनों पैरामीटर्स कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है? टेन्योर प्रीमियम, और यहां कॉस्ट ऑफ फंड्स, यहां मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। नाउ बेस रेट और एमसीएलआर के रिगार्ड में मैं लगभग 1 घंटे तक आपको समझा सकता हूं, बट जितना दरकार है ना उतना मैंने आपको बता दिया। सो लेंडिंग रेट रेजिम्स में वी आर थ्रू विद द प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। आइए ईबीएलआर में, ये कंसेप्ट came into account on 2019. वही लिखा हुआ है कि इट वॉज इफेक्टिव ऑन 1 अक्टूबर 2019, जिसमें आरबीआई ने मैंडेट किया था कि ऑल हाउसिंग लोन्स, पर्सनल रिटेल लोन्स और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को जो लोन दिया गया, इट मस्ट बी लिंक्ड टू ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। फिर 1 अप्रैल 2020 में देखो यहां पे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, तो 1 अप्रैल 2020 में मीडियम एंटरप्राइज को भी इंक्लूड कर दिया गया कि ईबीएलआर रिक्वायरमेंट शुड बी एक्सटेंडेड टू दीज एमईज, मीडियम एंटरप्राइजेस। बैंक्स में ऑल्सो वॉलंटरीली ऑफर EBLR linked loans to other categories of borrowers. कुछ other categories of borrowers हैं, उनको भी आप EBR linked loans में जोड़ सकते हो। पढ़िए, it was effective on 1st October 2019. The RBI mandated that all new floating rate housing loans, personal retail loans and loans to micro and small enterprises must be linked to the external benchmark. From 1st April 2020, this requirement was extended to medium enterprises. एक एक्ट होता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो और स्मॉल 2019 तक था और मीडियम एंटरप्राइजेस को 1 अप्रैल 2020 में इंक्लूड कर दिया गया। बैंक्स में ऑल्सो वॉलंटरीली ऑफर EBLR लिंक लोन्स टू अदर कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स। तो बेसिकली यहां पे जो चीजें लिखी हुई है उसको थोड़ा मैंने टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया ताकि आप रिकॉल अच्छी तरीके से कर पाओ और कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय EBLR? ये एक ऐसा रेफरेंस रेट है विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बैंक। आउटसाइड द बैंक मींस कि EBLR को सेट करता है कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी, और वो सेंट्रल अथॉरिटी हमारे देश का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So it is usually set by a central authority such as RBI and is not determined individually by each bank. बैंक वाले से कहा गया आप लोगों को अब इंटरेस्ट रेट को सेट करने की दरकार नहीं है, ये काम आरबीआई को दे दिया गया है। Now banks are not allowed to lend at an interest rates lower than the applicable EBLR. अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने कह दिया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट 8% का है, तो जितने भी बैंक्स हैं वो उससे नीचे लोन दे ही नहीं सकते, यही बताया गया। ठीक है, फर्दर बैंक्स कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सटर्नल बेंचमार्क। मतलब आरबीआई ने एक ऑप्शंस दे दिए हैं कि इनमें से किसी को भी आप एज बेंचमार्क ले सकते हो। पहला है रेपो रेट, दूसरा 3 months ट्रेजरी यील्ड issued by the government of India,
फिर 6th month treasury bill yield issued by the GOI or published or any other market interest rates which is published by the Financial Benchmarks India Private Limited. तो कितने ऑप्शंस हैं? 4. रेपो रेट, 3 months ट्रेजरी बिल यील्ड, 6 months ट्रेजरी बिल यील्ड और है एनी अदर मार्केट इंटरेस्ट रेट. बट इन चारों ऑप्शंस में से most of the banks have adopted the RBI repo rate as external benchmark, creating which is known as repo based lending rate. मतलब क्योंकि सारे के सारे बैंक्स ने अमंग द 4 ऑप्शंस इसे ही सिलेक्ट किया, इसलिए EBLR को हम RBLR भी कह सकते हैं. EBLR क्या था? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट. RBLR क्या है? रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट. ठीक है. नाउ बैंक्स यूज द चूजन एक्सटर्नल बेंचमार्क. बैंक ने कौन से बेंचमार्क को चूज किया था? रेपो रेट को एज द बेस रेट. तो रेपो रेट को आप बेस रेट मान लो एंड एट देयर ओन स्प्रेड टू डिटरमाइन द फाइनल इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन अ लोन. सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए. तो अगर कोई लोन प्राइस्ड है एज रेपो रेट प्लस 2% स्प्रेड और आरबीआई ने रेपो रेट बताया 6.5% का, तो 6.5% प्लस 2% 8.5% विल बी द लोन इंटरेस्ट रेट. इस रेट पे ही बैंक लोन देगा. ठीक है. अच्छा, अब ये स्प्रेड जो होता है ना, ये जो स्प्रेड आप देख पा रहे हो, इसके 2 कंपोनेंट्स है. पहला क्रेडिट रिस्क प्रीमियम और दूसरा है अदर कॉस्ट. क्रेडिट रिस्क प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस. आज अगर मैं टाइमली ईएमआई का पेमेंट कर रहा हूं, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी हो गई. बट इफ आई एम डिफॉल्टिंग इन द रीपेमेंट्स ऑफ द ईएमआई, तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा. यही लिखा हुआ है कि इट कैन चेंज, मतलब ये क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो है ना, ये चेंज हो सकता है इफ योर क्रेडिट स्कोर फॉल्स सिग्निफिकेंटली, या फिर अगर आपने डिले या डिफॉल्ट किया है ऑन ईएमआई पेमेंट्स. नाउ इफ इन केस ऐसा सिचुएशन आ गया, तो बैंक ये क्रेडिट रिस्क प्रीमियम को आर्बिट्रीली, मतलब मन से इंक्रीज नहीं कर सकता. जैसी बात लोन एग्रीमेंट में लिखी गई है, उस अकॉर्डिंगली दिस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम विल बी रिवाइज्ड. ओके. तो स्प्रेड के 2 कंपोनेंट्स थे, दिस वी आर डन विथ. अब आइए अदर कॉस्ट में. सो इट कवर्स द बैंक ऑपरेटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन. नाउ दिस अदर कॉस्ट कंपोनेंट कैन बी रिवाइज्ड ओनली वंस, केवल एक बार इन एवरी 3 years. क्रेडिट रिस्क प्रीमियम चेंज हो रहा है एज पर योर लोन एग्रीमेंट, मैंने कुछ डिफॉल्ट वगैरह किया तब. बट अदर कॉस्ट को आप हर 3 साल में एक बार रिवाइज कर सकते हो. तो ये खत्म एंड दिस इज ऑल्सो डन. फिर एक यूनिफॉर्म बेंचमार्क रूल है कि अ बैंक में यूज ओनली वन एक्सटर्नल बेंचमार्क विद इन अ पर्टिकुलर लोन कैटेगरी. मतलब सर एग्जांपल दीजिए. तो सपोज कीजिए कि अ बैंक सिलेक्ट्स द आरबीआई रेपो रेट एज द एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर होम लोन्स. काफी सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से बैंक ने आरबीआई के रेपो रेट को एज बेंचमार्क सिलेक्ट किया. नाउ एवरी होम लोन, हर एक होम लोन इशूड बाय दैट बैंक मस्ट बी लिंक्ड टू द आरबीआई रेपो रेट. आज एचडीएफसी बैंक ने ईबीएलआर सिलेक्ट किया है एज रेपो रेट को. अब ये जो भी होम लोन देंगे ना, जो भी होम लोन, तो इट मस्ट बी लिंक्ड टू दिस रेपो रेट ओनली. एचडीएफसी बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ होम लोन्स को तो रेपो रेट से लिंक कर दिया और कुछ होम लोन्स को एक डिफरेंट बेंचमार्क से लिंक कर दिया. लाइक सर्टेन होम लोन्स आर लिंक्ड to repo rate and certain home loans are linked to 3 months treasury bill yield. এটা চলবে না. So uniformly one benchmark rule should be applied to a particular loan category. Okay. फिर एक ट्रांजिशन फ्रॉम प्रीवियस सिस्टम्स. मुझे बताओ ईबीएलआर से पहले
कौन कौन से लेंडिंग रेट रेजिम्स थे? सर पीएलआर था, बीपीएलआर था, बेस रेट था, एमसीएलआर था। ये था ना, पढ़िए फिर। Existing MCLR base rate BPLR loans will continue under the same benchmark. EBLR कब आया? 2019 में। अब राहुल ने लोन लिया था 2018 में, और 2018 में क्या था? MCLR. So he took a home loan in 2018. लोन का अमाउंट 30 लाख, टेन्योर 15 साल, बेंचमार्क MCLR. तो इंटरेस्ट रेट क्या है? MCLR प्लस 1.5%, 9.5%. अब 2019 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को। तो क्या राहुल का जो लोन है, राहुल का जो ये लोन है, क्या वो ऑटोमेटिकली रेपो से लिंक हो जाएगा? नहीं, इट विल कंटिन्यू एज द एमसीएलआर लिंक लोन। वही आपका 30 लाख का अमाउंट है, बेंचमार्क विल बी एमसीएलआर, और इंटरेस्ट रेट 9.5% का। अब फिर से पढ़िए इसे कि एग्जिस्टिंग बेस रेट बीपीएलआर एमसीएलआर विल कंटिन्यू अंडर द सेम बेंचमार्क। तो इस बेंचमार्क को चेंज किया जा सकता है। हां, पहला केस है कि अगर राहुल इस लोन को रीपे कर दे, जैसे समझ लो 2018 में इसने लोन लिया था, 15 साल का अगर टेन्योर जोड़ा जाए तो 2033 हो गया, तो 2033 के बाद अब वो जो लोन लेगा वो आपका ईबीएलआर से लिंक हो जाएगा। या फिर अगर वो इसी लोन को रिन्यू या रिस्ट्रक्चर कर दे तो इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड या स्विच टू ईबीएलआर लिंक लोन। तो ओल्ड लोन्स डू नॉट ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द न्यू बेंचमार्क. If you repay the loan completely, or if you renew or restructure the loan, then only benchmark can be changed. Now read कि existing loans linked to the MCLR base rate BPLR will continue until repayment or renewal. क्या ये लाइन समझ में आया आपको? जी हां। दूसरी बात, borrowers can switch from MCLR base rate BPLR to EBLR without any prepayment charges. हां, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। आपका जो लोन है वो अगर एमसीएलआर में चल रहा है और अब आप स्विच करना चाहते हो टू ईबीएलआर, तो उसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगने वाली। बट अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल कॉस्ट है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन फीस 500 का, लीगल वेरिफिकेशन फीस 1000 का, तो बैंक आपसे ये तो रिकवर कर सकता है, ये तो चार्ज कर ही सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि कम से कम टाइम में जितना ज्यादा नॉलेज आपको दे सकूं वो मैं दे पाया। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट क्विकली। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगर अभी तक आप थोड़े डाउन भी हो तो अपने आप को चार्ज कर लो, बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट्स वेरी इजी। एकदम ध्यान से सुनना। देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक में एंटर होने से पहले मुझे आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है यह समझाना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट मींस मनी का लेन देन, लेन देन। मुझे बताइए, कौन पैसे दे सकता है जिसके पास सरप्लस पड़े हैं, और कौन पैसे बोरो करेगा जिसके पास फंड्स की स्कैर्सिटी है। अच्छा, यहां मैंने लिख दिया राहुल, और यहां लिख दिया मैंने सीए सतीश, ये मेरा नाम है। तो राहुल फंड्स क्यों लेंड कर रहा है? सिंस उसे इंटरेस्ट चाहिए और अपने शेयर होल्डर्स को जो भी कमाई होगी उसमें डिविडेंड देगा। सतीश पैसे क्यों बोरो कर रहा है? सिंस ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या फिर अपने धंधे को और ग्रो करना चाहते हैं। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं फंड्स को बोरो करने के। मैंने आपके सामने ये दो कारण रख दिए। अब ये फाइनेंशियल मार्केट के टू टाइप्स होते हैं। पहला मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन
शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मतलब 1 साल से कम, अप टू 364 डेज। बट कैपिटल मार्केट में पैसों का जो लेन देन है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, मोर देन 364 डेज। हम लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो देयर आर सम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर। नौ इनमें से एकदम डिटेल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में पता चलेगा, कॉल मनी एंड कमर्शियल पेपर। So 1, 2 and 3. एंड कंसेप्ट इज सो इजी कि रीड करते ही चीजें दिमाग में फिट हो जाती है। सो रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने आपके सामने एक बेस, एक ढांचा बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी केम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें एक है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। अब हम कोर टॉपिक में एंटर कर गए। तो 2006 में आरबीआई को एम्पावर किया गया था कि वो फाइनेंशियल सिस्टम्स को रेगुलेट कर पाए, हमारे देश के फाइनेंशियल सिस्टम्स को वो रेगुलेट करे फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और अकॉर्डिंगली दे आर गोइंग टू डिटरमाइन पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड रेगुलेटेड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। आरबीआई डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं उन एजेंसीज को हु आर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय द बैंक। और इन एजेंसीज से अगर उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आरबीआई को कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या अगर इंस्पेक्शन वो कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट। However, the directions issued by the RBI, RBI ने जो directions दिए, it is not going to affect the procedure for executing or settling trades on a recognized stock exchange। जो आज हम लोग का देश का स्टॉक एक्सचेंज है, it is regulated by the SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां बोला जा रहा है कि आरबीआई सेबी के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। फिर जो भी डायरेक्टर्स या मैनेजर्स या मैनेजिंग दिस एजेंसीज मस्ट एडहियर टू द आरबीआई डायरेक्शंस एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यहां देखो, अथॉरिटी के केस में हमने पढ़ा था ना कि आरबीआई इन एजेंसीज से इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। तो इन एजेंसीज को जो भी मैनेज कर रहे हैं उन्हें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने मांगा है तो भैया दो। फिर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन परमिट्स द फॉलोइंग एंटिटीज, इन एंटिटीज की बात हो रही है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइम डीलर्स, प्राइमरी डीलर्स, टू पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी में बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स 1 दिन के लिए होता है। नोटिस मनी में बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स 2 से 14 दिन के लिए होगा। और टर्म मनी में इट्स एक्सीडिंग 14 डेज। तो कॉल मनी कितना है? 1 दिन। नोटिस मनी में 2 से 14 दिन और टर्म मनी में एक्सीडिंग 14 डेज। फिर आ जाइए कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। देखो, पहला तो हमने ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, कॉल मनी। और कॉल मनी से रिलेटेड था आपका नोटिस मनी और टर्म मनी। सो दिस इज डन। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। आरबीआई परमिट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू इशू सीडी। सीडीज मतलब ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। नाउ these can be issued at as discounted instruments and are available to all Indian residents। तरीका क्या समझो
कि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और एसएफबीज ने 10 लाख का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया मुझे। क्या मैं एक इंडिया का रेसिडेंट हूं? जी हां, 9 लाख में। तो 10 लाख का माल 9 लाख में आ गया। अब जब इसका टेन्योर खत्म होगा, टेन्योर ऑब्वियसली 1 साल से कम ही होना है। जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका टेन्योर अप टू 364 डेज है या नहीं? तो जब इसका टेन्योर खत्म होगा ना, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक मुझे इसके अगेंस्ट 10 लाख में रिडेम्पशन कर देगा। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने खरीदा 9 लाख में और बाद में मुझे 10 लाख मिले। सो इट कैन बी इशूड एज अ डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन रेसिडेंट्स। हमारे उदाहरण में वो इंडियन रेसिडेंट्स मैं था। इन द प्राइमरी मार्केट सीडीज आर इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमैट फॉर्म क्या होता है? आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की दरकार है, बिकॉज आप लोग सभी शेयर में इन्वेस्ट करते ही होंगे। So in the primary market, CDs are issued in dematerialized form with a minimum denomination of 5 lakh and multiples of 5 lakhs thereafter. मतलब CDs का जो वैल्यू है ना, वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इसी तरीके से चलता है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs हो गए। Now CDs have a minimum tenure of 7 days and cannot exceed. जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका टेन्योर 1 साल से कम ही होगा, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। नाउ बैंक्स आर नॉट अलाउड टू ग्रांट लोन्स अगेंस्ट these certificate of deposits without specific permission from the RBI. अगर मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है और मैं बैंक के पास जाकर बोलता हूं कि मुझे आप लोन दे दीजिए, तो बैंक को ऐसा करना अलाउड नहीं है, उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। फिर बाईबैक ऑफ CDs कैन बी डन ओनली 7 days आफ्टर द इशुएंस एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। आप देखा करो कि कुछ कंपनीज शेयर इशू करती है और फिर वो बोलती है कि जो शेयर हमने इशू किया है वो मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, तो इसे ही कहा जाता है बाईबैक। सेम कंसेप्ट आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी अप्लाई करता है कि बैंक ने सीडीज इशू किए, उस इशू के 7 दिन के बाद अगर बैंक चाहे तो उसे रीपरचेज या फिर बाईबैक कर सकती है। ओके, तो ये भी खत्म। नाउ लास्ट आपका कमर्शियल पेपर। सो कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं अगर अगर इन्होंने जो लोन लिए थे उसमें कहीं कोई डिफॉल्ट ना हो। तो इफ देयर फंड बेस्ड फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट्स। फिर से बोल देता हूं कि एनबीएफसीज और एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं, बट इसके अगेंस्ट भी एक कंडीशन है कि अगर इन्होंने कोई बैंक से लोन लिया है तो उस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो, दैट लोन शुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट्स। Now, other entities like cooperative societies, government entities, trusts, limited liability partnerships and other corporate bodies जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, मैं यहां पर 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 100 करोड़ या उससे ज्यादा, ये भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, बट आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, इन कमर्शियल पेपर में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो सारे के सारे रेसिडेंट्स, इवन नॉन रेसिडेंट्स भी। रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स दोनों को जोड़ा गया है। अच्छा, कौन रेसिडेंट्स होते हैं, कौन नॉन रेसिडेंट्स होते हैं, इसका डेफिनेशन इज गिवन अंडर द फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऑल रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स परमिटेड अंडर द फेमा कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर्स एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टीज। तो रिलेटेड पार्टीज एक्सक्लूडेड है। अच्छा, कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट भी कुछ कंडीशंस है कि दीज आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। जिस तरीके से या जो कंसेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अप्लाई करता है ना, ये 10 लाख और 9 लाख वाला सेम यहां पर भी है कि दीज आर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन होगा फुल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू में, एंड हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। इनका भी डिनोमिनेशन 5 लाख का एंड मल्टीपल देयर ऑफ। शेयर में देखा करो, एक कॉल पुट और ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, बट कमर्शियल पेपर्स में इट्स नॉट अलाउड। So options like call put are not permitted on CPs. Issuers with total CP issuance of 1000 crore or more in a calendar year. अगर कोई ऐसा इशुअर है जिन्होंने कमर्शियल पेपर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का इशू कर दिया, तो इन्हें क्रेडिट रेटिंग्स ऑब्टेन करनी होगी फ्रॉम टू सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फिर मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या मिलनी चाहिए? A3,
क्योंकि A3 इज अ गुड रेटिंग विच इंप्लाइज लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप बाईबैक कितने दिन में कर सकते थे? 7 days आफ्टर द इशुएंस, बट कमर्शियल पेपर में 30 days है फ्रॉम इशुएंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या आप कुछ सवाल किए जाए? हाँ सर, झटपट करवा दो। तो व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर इन इंडिया? 5 lakhs and multiples thereof। तो करेक्ट आंसर इज सी। फिर व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स? इसका भी 5 लाख ही है, तो सी सही जवाब। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द इशुएंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? क्या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आर परमिटेड टू इशू दीज? हाँ। क्या CDs कैन बी इशूड इन बोथ फिजिकल एंड डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म? नो, इट कैन ओनली बी इशूड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। फिर द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ CDs इज 5 लाख एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख देयर आफ्टर, ये भी सही है। मिनिमम टेन्योर क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का? 7 दिन। और बैंक को अगर लोन देना है अगेंस्ट दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। सो 1 and 3 इज माई राइट आंसर। तो ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो बी मेरा सही जवाब हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं आपके लर्निंग में एलिवेशन या एनहांसमेंट आया है। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखो। क्यूमुलेटिव बेसिस में अगर आप पढ़ते चले जाओगे, हमारे ऑन द गो सीरीज को अगर ढंग से देखोगे तो एग्जाम तो 100% निकलना ही है। एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सो टाटा बाय बाय।